मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पर नवादा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर पर नवादा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नरेशन डिस्कस किए थे। नरेशन का 4 पार्ट था। मैं आशा करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 4-5 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा और एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉइस, जो कि नरेशन के बराबर ही इम्पोर्टेंस रखता है। बोर्ड के एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन इससे भी आएगा और इंग्लिश के ज्ञान के लिए भी, नॉलेज के दृष्टिकोण से वॉइस नरेशन का ज्ञान होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा दी गई किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके इस वीडियो का, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, चाहे वो 10th हो चाहे 12th को, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंस है और कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर वॉइस, ठीक है। वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। वॉइस का हिंदी क्या होता है? वाच्य। अब वॉइस क्या होता है? वर्ब का वर्ब फॉर्म। वॉइस में क्या होता है? वर्ब का फॉर्म हमें यह बतलाता है जो कर्ता खुद कोई काम करता है या कर्ता के ऊपर में ही कोई काम होता है। वॉइस बस सिंपल सा समझो। बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है तो डिटेल्स में नहीं समझते हैं, हम कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो वॉइस का मतलब, वॉइस मतलब होता है वर्ब का वह फॉर्म जो यह बताता है, जो यह दर्शाता है कि कर्ता खुद कुछ करता है या कर्ता के ऊपर में ही कार्य का संपादन होता है, वॉइस कहलाता है, ठीक है। वॉइस का परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं। वॉइस का मतलब होता है या तो कर्ता, वर्ब का वह फॉर्म जिसमें कर्ता खुद कुछ करता है या कर्ता के ऊपर में ही कार्य का संपादन होता है, वॉइस कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। कर्ता किसी कार्य के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि डायरेक्ट उसको प्रभावित करता है, ठीक है ना। या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। चलो, तो वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब कर्ता कोई काम खुद करता है, जब कर्ता कोई काम खुद करता है, जब सब्जेक्ट कोई काम खुद करता है तब वह एक्टिव वॉइस में कहलाता है। लेकिन अगर कर्ता खुद साइलेंट है, कर्ता कुछ कर नहीं रहा है बल्कि कर्ता के ऊपर में ही कार्य का संपादन हो रहा है तो पैसिव वॉइस हो। जैसे अभी मैंने बताया वॉइस का डेफिनेशन। वॉइस का डेफिनेशन मैंने क्या कहा? वर्ब का वह फॉर्म जो यह दर्शाता है जो कर्ता खुद काम करता है या कर्ता के ऊपर में काम करता है। तो कर्ता खुद काम करता है तो वह सेंटेंस किस वॉइस में कहलाएगा? एक्टिव वॉइस में। कर्ता के ऊपर में ही कार्य हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस में कहलाएगा। एक्टिव और पैसिव में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्टिव वॉइस क्या होता है? देखो, राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। और पैसिव में इसका क्या हो जाएगा? ए लेटर इज रिटन बाय राम। लेटर इज, एक पत्र क्या है? लिखा जाता है। राम राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय राम, ठीक है ना। देखो, तो यही एक एग्जांपल के रूप में हम देखें, राम राइट्स ए लेटर, ये पैसिव में हो, इसी सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट किए तो हो गया ए लेटर इज रिटन बाय राम। हम आगे देखेंगे जो हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और पैसिव को कैसे एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम में दे देता है, एक्टिव सेंटेंस दे देता है, उसको पैसिव बनाना होता है, पैसिव सेंटेंस दे देता है, उसको एक्टिव बनाना होता है, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल लिए हैं जो एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है ना। राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय राम, ठीक है ना। राम लिख रहा है, अब पत्र राम के द्वारा, ठीक है ना। बस यही डिफरेंस है, लिखा जाता है राम राइट्स ए लेटर। आगे देखो, कुछ नियम होते हैं
जिस नियम के आधार पर एक्टिव को पेसिव में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, वो नियम हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे जो किस बेसिस पर हम एक्टिव वॉइस को इजी वे में पेसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक्टिव और पेसिव में कोई दिक्कत नहीं ना है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पेसिव वॉइस क्या होता है, वर्ब वॉइस क्या होता है, बस ये जान लो, फिर आगे देख लेंगे जो कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, चलो कुछ सामान्य नियम देखो जो एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करते वक्त तुमको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बदलने का सामान्य नियम। सबसे पहले देखो, एक्टिव वॉइस दिया रहेगा उसको पेसिव में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस दिया रहेगा उसको पेसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा ना, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पेसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा नहीं, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पेसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, एक्टिव का सब्जेक्ट पेसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पेसिव का सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, देखो इसी बात को ध्यान में रखना है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पेसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। चलो एक एग्जांपल लेकर हम इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव है। राम रीड्स ए बुक, राम क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। देखो टेंस का भी इसमें जरूरत होगा, हम आगे बताएंगे कौन सा टेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा। अभी बस इतना समझो, एक एक्टिव का वाक्य है, एक एक्टिव सेंटेंस है, राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। ठीक है ना, एक्टिव में है क्योंकि काम कौन कर रहा है, राम पढ़ता है। अब इसको पेसिव में कन्वर्ट करो, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब हम ये कैसे पता करेंगे जो ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वॉइस में ऑब्जेक्ट को ढूंढना। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो उन्हें दिखाई देता है उसको सब्जेक्ट मान लेता है। जनरली गलती करता है स्टूडेंट्स, जो पहले दिखता है उसको सब्जेक्ट मान लेता है और जो लास्ट में दिखता है उसको ऑब्जेक्ट मान लेता है, चाहे ऑब्जेक्ट वो हो या न हो। गलती यही करता है। ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट तो सारे टीचर दे देते हैं, जो ये होगा वो होगा नियम, क्योंकि सारा नियम कोई खुद का बनाया नहीं है। जो नियम ग्रामर में दिया हुआ है उसी को रट के, उसी को याद करके स्टूडेंट्स के बीच में वितरण कर देते हैं जितने भी टीचर हैं। लेकिन जरूरी क्या होता है, तो स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, कहाँ गलती कर सकते हैं, कहाँ गलती करते हैं। अगर लगातार हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ अनुभव भी होना चाहिए जो स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, और आप टीचर हैं तो ये भी पता होना चाहिए कहाँ स्टूडेंट्स गलती कर सकता है। जनरली जो गलती स्टूडेंट करता है वो ऑब्जेक्ट नहीं समझ पाता है, सब्जेक्ट समझ भी लेता है लेकिन ऑब्जेक्ट वो नहीं समझता है। ठीक है ना, तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो हम लिखे राम सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब और बुक हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन हमको जानना है जी ऑब्जेक्ट ए बुक ही क्या हो। देखो राम कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का। ठीक है ना, राम रीड्स,
राम क्या पढ़ता है? तो इसका तुम आंसर क्या दोगे? बुक पढ़ता है। नहीं, तो यही हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब से क्वेश्चन पूछो, कौन पढ़ता है? हु रीड्स, कौन पढ़ता है? इसका इस सेंटेंस में तुमको क्या रिप्लाई मिला? कौन पढ़ता है? तो तुम सीता तो बोल नहीं सकता है। यहाँ पे कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। तो तुम बोलोगे राम पढ़ता है। तो हु रीड्स, जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? सब्जेक्ट उसे कहा जाता है जो कुछ काम करता है। कर्ता उसे कहा जाता है जो कर्म करता है। तो यहाँ काम हो रहा है पढ़ने का, ये कौन पढ़ रहा है? इसका रिप्लाई में आएगा राम, इसलिए राम क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखो क्या पढ़ता है? बुक पढ़ता है, नोवेल। यहाँ पे बुक हटाओ के लिख दो, नोवेल पढ़ता है। बुक हटा के लिख दो, स्टोरी पढ़ता है। यहाँ पे रीड्स है, प्ले लिखो, राम प्लेज क्रिकेट, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछने से जो रिप्लाई आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हु लगा के जो रिप्लाई आएगा वो सब्जेक्ट होगा। हु रीड्स, हु प्ले, तो हु स्लीप। तो जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे बाहर से क्वेश्चन पूछो, जो तुम्हें रिप्लाई में मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। व्हाट रीड्स, व्हाट डू, तो ऐसे में जो रिप्लाई आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तुमने जान लिया तो तुमको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है वॉइस में। अगर वॉइस का तुम चेंज करोगे एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानोगे तो तुमसे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या लिखा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का जनरली जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देखो यहां भी दिया हुआ है। हम भी लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, हम भी पैसिव में भी लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये नहीं लिखेंगे जो उल्टा हो जाएगा। लेकिन बस ये जो कह रहा है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा ना वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी इंग्लिश का ही होगा, उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। एक सिस्टमैटिक ढंग से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी तुमको पढ़ना है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके आधार पर वर्ब का यूज होता है। तो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है और ये भी मैं करवाऊंगा। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब ये जो राम है ना, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ये नहीं सब यहाँ आएगा, राम ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, रिप्लेस कर देगा, ऐसे रिप्लेस होगा। ऑब्जेक्ट आ गया पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पर। इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो एक्टिव में जो सब्जेक्ट के प्लेस पे है वो चला जाएगा पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। बस इतना समझ लो। ठीक है ना, कैसे? ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे ए बुक है, वो पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ये जनरल रूल है, इसको ध्यान रख लो, कोई दिक्कत नहीं करे। चलो अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो ए बुक हो जाएगा ना, ए बुक। ये ए बुक यहाँ पे सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, ए बुक यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, लेकिन हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखाएगा। ठीक है, ए बुक। अब एक नियम है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस अदर पार्ट्स ऑफ, और जो लिखना होगा लिखेंगे, नहीं यही होता है ना। तो ए बुक क्या होगा? ए बुक के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा? नहीं, ए बुक इज रीड बाय राम। देखो एक बात और ध्यान से देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट को जो लिखेंगे ना तो बाय लगा के लिखेंगे। ठीक है, कभी कभी इसका जरूरत भी नहीं होता है, बहुत सारे सेंटेंस हम नहीं भी लिख सकते हैं। जब हमको इसको क्लेरिफिकेशन करना होगा, अगर राम यहाँ नहीं देंगे, ए बुक इज रेड, कौन पढ़ता है, तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए हमको राम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। जब देना जरूरी हो तभी देंगे, नहीं तो हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, जैसे पुलिस है, समवन है, पीपल है, सब नहीं ये दिया जाता है, डॉक्टर है, ये सब नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, तो ए बुक इज रेड, मैंने बुक कौन पढ़ता है, तो यहाँ पे देना राम जरूरी था। ठीक है, सेंटेंस नहीं तो अधूरा हो जाता। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना, समझा ना? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज कैसे होगा? ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम है पेसिव। पेसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। V3 का ही प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है, का ही प्रयोग होता है, इसमें भी अंतर हो गया। का प्रयोग होता है, का ही प्रयोग, मतलब V3 ही होगा पेसिव वॉइस में। देखो ये 2-3 नियम मैंने जो कहा है, इस नियम के आधार पर भी तुम एक सही ऑप्शन को पिक कर सकते हो, ठीक है ना। पहला तो चेंज ऑफ जो टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर पता होगा ना। तो स्ट्रक्चर अगर 4 ऑप्शन में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वो तो नहीं होगा। तो और इसके आधार पे भी तुम कट कर सकते हो। किसी में ऐसा होगा V3 का ही प्रयोग नहीं किया रहेगा, तो V3 का प्रयोग नहीं किया रहेगा तो ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि हम जानते हैं, नहीं जान रहे हो तो आज जान लो, पेसिव वॉइस में हमेशा V3 का ही प्रयोग होता है। पेसिव वॉइस में हमेशा किसका प्रयोग होता है? V3 का ही प्रयोग होता है। चाहे कुछ भी हो, वर्ब का तीसरा रूप ही प्रयोग होगा। गो, वेंट, गॉन, नहीं गोइंग, गोज, 5 फॉर्म होते हैं ना। तो चौथा और पांचवा बहुत ही आसान है। चौथा में ING लगा दो, पांचवा में S या ES जोड़ दो। हम लोग पढ़े हैं टेंस में, तो कहाँ S लगेगा कहाँ ES लगेगा, लेकिन क्विक में हम एक बार फिर से टेंस भी पढ़ा देंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे सब, ठीक है ना। बिफोर में ING लगाना है, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। बस आप पहला जो है वो तो बेसिक है, गो, रीड, प्ले। तो यहाँ पे V2 और V3 मेनली याद करना। देखो स्पेलिंग भी याद रखना। ऐसा भी हो सकता है वर्ब का तीसरा रूप तो ऑप्शन दे देगा। ये सब मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। एग्जाम में कैसे हम सही ऑप्शन को पिक कर लेंगे ज्यादा कुछ बिना किए। स्पेलिंग, वर्ब का तीसरा रूप तो दिया है लेकिन स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग गलत है तो नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, तो उसको भी हट देना। तो सही हमको ये 4 ऑप्शन में से ऑब्जेक्टिव इसलिए आसान है। अगर हम थोड़ा भी दिमाग का उपयोग करेंगे तो एक सही को हम इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। एक स्पेलिंग का ही गलत है। देखो अब राम है, यहाँ पे मैंने राम लिखा, आर क्या है? कैपिटल है। अब अगर एक ऑप्शन देता RAM, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हमें पता है जो कोई भी प्रॉपर नाउन जो होता है उसको हम उसका जो कहीं भी लिखते हैं तो पहला लेटर उसका क्या होता है? कैपिटल ही होता है। राम प्रॉपर नाउन है और राम का आर जो है यहाँ पे स्मॉल है। स्टार्ट कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो गलत हो गया, वो गलत हो गया सेंटेंस, ये समझो, ठीक है ना। अंत में फुल स्टॉप या इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क, ये सब देना अनिवार्य है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन का साइन, ये सब बहुत ही जरूरी है। इस सब चीज को ध्यान रखना। एक बार ऐसा ही पूछा था बोर्ड के एग्जाम में, दो ऑप्शन था, दो तो इजी था पिक करना, जो गलत था। 2 था, एक में दिया था इंट्रोगेशन का साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया था, एक में फुल स्टॉप दिया था। अब वहां पे होता क्या? प्रश्नवाचक साइन होता, चिन्ह देना था, लेकिन सब कुछ मिल गया। स्टूडेंट्स फुल स्टॉप वाले में टिक करके आ गया। जब मैंने क्वेश्चन देखा तो बोले ये क्यों? तो बोले देखिए ना ये ऐसे ऐसे, तो कन्वर्ट करके हमको दिखा दिया, देखिए हो रहा है ना सेम। हम बोले हाँ सब कुछ सेम है, देखो तो दोनों तो सेम ही है, लेकिन एक में फुल स्टॉप दिया हुआ है, एक में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इंट्रोगेशन है। तो हो गया ना, ये होना चाहिए। तो बोले हाँ ये होना चाहिए, तो वहां पे गलत कर दिया। तो हमको एक एक चीज को ध्यान रखना है जो कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स को फंसा सकता है। वो सोचेगा जो स्टूडेंट्स को फंसाना है, और हम लोग सोच रहे हैं जो स्टूडेंट्स कैसे नहीं फंसे। वो किस किस जगह पे स्टूडेंट्स को फंसा सकता है, हमको वो जानना है। हम पहले से जानते रहेंगे तो तुरंत उस चीज समझ जाएंगे ये फंसा रहे। तो स्पेलिंग पे भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, तो पेसिव वॉइस में हमेशा V3 का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। वर्ब का तीसरा रूप ही होता है, प्रयोग होता है। पेसिव वॉइस में हमेशा V3 का ही प्रयोग होता है। अब देखो एक और है, पीपल, पुलिस, समवन, सम, etc का प्रयोग बाय के बाद हम देखो समझा देते हैं। पीपल, देखो बहुत सेंटेंस का जो स्टार्ट होता है ना, प्रारंभ होता है ना, वो पीपल से होता है।
पुलिस से होता है, समवन से होता है, सम से होता है, और कुछ कुछ है डॉक्टर से होता है। तो इस सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को बनाना क्या है, ऑब्जेक्ट। अब पेशी में जब हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो उससे पहले क्या लगा देंगे, बाय, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम वॉइस चेंज कर रहे हैं, एक्टिव को पेशी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट में दिया हुआ है पीपल, पुलिस, समवन, तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, ये नहीं लिखेंगे। तो पीपल, पुलिस, समवन, सम, इटीसी का प्रयोग बाई के बाद हम नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, जो इसका प्रयोग पीपल रहे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, लेकिन तुम जनरली समझो नहीं करना है, लेकिन अगर इसके बिना उस सब्जेक्ट सेंटेंस का क्लियरेशन नहीं होता है, क्लियरफाई नहीं हो पाता है, तब दे देंगे, वो भी विशेष परिस्थिति में। उसके लिए बहुत ज्यादा तुमको समझना होगा, जो नहीं देंगे तो काम ही नहीं चलेगा। इस परिस्थिति में तुम दे सकते हो, अदरवाइज क्या करना है, नहीं देना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, पीपल, पुलिस, डॉक्टर, ये सब, क्योंकि अब रहेगा पुलिस कॉट द थिप। अब सिंपल सा बात है, चोर को कौन पकड़ेगा, पुलिस ही नहीं, ये सामान्य बात है। अगर कोई आदमी ग्रामीण पकड़ लिया है तो तुम दे सकते हो वहां पे, वहां फिर तो दोगे, क्योंकि ग्रामीण का काम नहीं है पकड़ना, लेकिन चोरी करने के इरादे से आया चोर और वो पकड़ा गया, तो वहां पे विलेजर पकड़ा या कोई व्यक्ति पर्सनली पकड़ा, तो वहां पे तुम दोगे, नहीं तो सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जनरली पुलिस ही पकड़ता है चोर को, तो वहां पे अब की कोई पेशेंट को जांच किया, तो पेशेंट को जांच कौन करेगा, डॉक्टर ही करेगा, तो वहां पे बाय डॉक्टर नहीं देंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं देंगे और कब देना है, समझ गया ना। तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, अगर सेंटेंस क्लियर नहीं होता है, इस परिस्थिति में देना है, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक है। चलो, चलो, तो इतना ये बेसिक नियम है, ठीक है। बेसिक नियम तो कंप्लीट हो गया। अब बता देते हैं चेंज का, टेंस का चेंज हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये समझ गया ना, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पेसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, इस प्रकार से क्लियर हो गया। अब पेसिव वॉइस में हमेशा भित्री का प्रयोग होता है, पीपल, पुलिस, नोबडी, समबडी, समवन, ये सब रहेगा, तो बाय, और उसके बाद इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलो, अब इसको हम इरेज करते हैं, अब हम टेंस बताते हैं, जो टेंस का चेंज कैसे होगा। चेंज ऑफ टेंस जो है ना, सबसे पहले हमको टेंस का एक एक स्ट्रक्चर याद रखना है, टेंस का एक एक स्ट्रक्चर याद रखना है। और आज अभी तुमको हम याद करवा देते हैं, जो किसका क्या चेंज होगा, किस प्रकार से चेंज होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं होने वाला है अभी के बाद। देखो, सबसे पहले लिख देते हैं एक्टिव वॉइस को पेसिव में बदलने के टेंस को स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ठीक है। और हम यहाँ लिखते हैं एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ रहे हैं सब। देखो, टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट का 4 प्रकार होता है, पास्ट का 4 प्रकार होता है, और फ्यूचर का भी 4 प्रकार होता है। तो 4 प्रकार में जो चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका जनरली वॉइस चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर करना होगा तो कर लेंगे, बता देते हैं, लेकिन जनरली चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 3 ही टेंस है जिसको हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्म होता है, सब्जेक्ट V1 या V5। अब देखो, डिटेल्स में जानना होगा, V1 या V5, ऐसा भी निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस क्या हो जाएगा, V1। डू, डज, डिड के साथ हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है, हो गया ना। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5,
सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। तो डिटेल्स में अब हम यहाँ पे टेंस नहीं पढ़ाने लगेंगे, तो नहीं तो टेंस बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा या अदर पार्ट्स ऑफ जो देना हो, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, इस पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3। V3 होगा ही, मैंने पहले ही बता दिया, जो पैसिव में वर्ब का तीसरा रूप ही होगा प्रयोग, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे तो बाय लगा के लिखेंगे, चलो अब इससे ज्यादा अभी नहीं समझो। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर हम यहीं पर लिख देते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट सब लोग जानते हैं सब्जेक्ट प्लस क्या होता है V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कुछ नहीं करना है, जो तू ऊपर में दिख रहा है ना वही लिखना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर क्या हो जाएगा, वाज वेयर। एक साथ हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोगों को याद हो जाए, याद होने के लिए दे। चेंज क्या होगा, कुछ नहीं, बस अगर टेंस चेंज हो गया, प्रेजेंट से पास्ट में चला गया, तो इज एम आर वाज वेयर हो जाएगा, ये हम सब लोग जानते हैं। बस यही ध्यान रखना है, इज एम आर V3 प्लस ऑब्जेक्ट वाज वेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी प्रकार से अगर फ्यूचर में जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेल सब्जेक्ट प्लस सेल, हाँ देखो अब सिंपल पास्ट हो गया। अब लिखना है सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस V4। सिंपल फ्यूचर V4 होता है, हाँ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, जैसे ही फ्यूचर में है तो शैल विल हो जाएगा, शैल या विल प्लस V प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एक साथ ही लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए याद हो जाएगा। प्रेजेंट है तो इज एम आर, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वेयर, और सब कुछ सेम है। और पैसिव में फ्यूचर में क्या हो जाएगा, शैल विल V3 कन्फर्म है। अब देखो देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। चलो इम्परफेक्ट में देखो, इम्परफेक्ट में एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 का मतलब अभी समझाए हैं, भर में क्या लग जाएगा ING, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग लग जाएगा प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग। देखो बीइंग लग गया। अब पास्ट का हम लिखेंगे ना, अभी पास्ट इम्परफेक्ट, तो इज एम आर क्या हो जाएगा, हट के वाज वेयर हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो ना। अगर यहीं पर लिख देते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, अब क्या होगा, पास्ट इम्परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज या, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग, तो प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो चेंज क्या हो रहा है, बस इम्परफेक्ट में देख रहे हो बीइंग लग रहा है, और तो कोई चीज नहीं है। इम्परफेक्ट में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन पूछ देगा ना इम्परफेक्ट का, तो दो ऐसे जरूर ऑप्शन होंगे जिसमें बीइंग होगा ही नहीं, दो ऑप्शन में बीइंग नहीं होगा, और इम्परफेक्ट है तो गलत हो गया, उस दो ऑप्शन को छांट दो, ऐसे करके हम सही पर जा सकते हैं। तो इम्परफेक्ट होगा तो बीइंग हो जाएगा। दिमाग में एक ही बात रखना है, सब्जेक्ट अगर इम्परफेक्ट टेंस है तो बीइंग होगा, ठीक है ना। चलो किसी को नोट भी करना है, नोट करना है तो जल्दी में नोट करो। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट, इसको कंटिन्यूअस भी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल
प्लस बी प्लस V4, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया फ्यूचर इम्परफेक्ट का। और फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट का देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बनाना सबसे आसान है क्योंकि V3 का इसमें टेंशन ही नहीं है, क्योंकि V3 ऑलरेडी दिया ही रहता है, तो जो वर्ब का फॉर्म है वही लिखना है, ठीक है ना। तो पेशी में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, इसमें बीन लगता है, ठीक है ना, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस सब के साथ हेड लगता है, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ। तो अभी तक कितना कंप्लीट हो गया, परफेक्ट तक तो हो गया ना, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का। अब एक बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जनरली उसका चेंज करने के लिए तुमको बोलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर बोल देगा तो हम क्या करेंगे इस परिस्थिति में, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना है, देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है एक्टिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4। देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3। पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, शैल हैव विल हैव, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक्टिव में जो टेंस होगा उसको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज कर देंगे, ठीक है। चलो नोट कर लो, और कंप्लीट हो गया। कल 2-4 एग्जाम्पल लेकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है।